हमारा अलायंस यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में जो था इससे पहले भी रहा और उसी अलायंस को मजबूत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी सबसे पहले तो बात चुनाव की बाद में है। श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ और चूँकि सार्वजनिक तौर से हम लोग रूबरू हो रहे हैं तो हम सबकी सद्भावना उस परिवार के साथ जुड़ी हुई है, संवेदनाएँ जुड़ी हैं और हम सब उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद जो कमेरे वर्ग की राजनीति थी, दूसरी विचारधारा को साथ लेकर चलने वाले लोग थे, उन्हें एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। अखिलेश जी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम लोग वहाँ से वही भी गए और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो वैक्यूम आज फील हो रहा है मुलायम सिंह जी के निधन के बाद, उसको भरने का काम हम लोग सामूहिक तौर से करेंगे। चुनाव को लड़ा जा रहा है, नगर के चुनाव की तैयारियां अभी चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक प्रशासन की भी व्यवस्था अभी चल रही है। आरक्षण क्या होगा विभिन्न जनपदों में, अपने नगर निकायों में अभी ये तय नहीं है, तो जब तक वो तय होगा उसके बाद ही प्रत्याशी का चयन संभव है। हमने एक समिति बनाई है, उस समिति ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दौरा किया है। हमारी पार्टी के जो गणमान्य पदाधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, उनके साथ बैठकें की हैं और उनकी रिपोर्ट जब मुझे मिलेगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कितनी हम लड़ेंगे, कितनी समझौते में सीट लड़ी जाएंगी, कितने हमारे सिंबल पे लड़ेंगे। जी जैन जी, पिछली बार भी आपने काफ़ी तैयारी की थी जब विधानसभा के चुनाव आए थे, उस समय भी आप लोगों की बड़ी तैयारी थी, आप लोगों ने कार्यक्रम किया था। इस बार किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि गुजरात भी और हिमाचल प्रदेश भी, तमाम राज्यों में भी चुनाव हैं और उपचुनाव भी चल रहे हैं, तो किस तरीके से आज केपी चौधरी को राष्ट्रीय लेवल का पद दिया गया है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, हमारे नाम में राष्ट्रीय है और पार्टी का भले ही आज हमारा स्वरूप अलग दिखता हो, लेकिन विचारधारा विराट है और एक इतिहास है। जिन प्रदेशों के आप जिक्र कर रहे हो, बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोग हमारे दल को जानते हैं, पहचानते हैं। हमें अपनी विचारधारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी दिशा में जब केपी चौधरी जी, क्योंकि अपने आप में एक राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं, इनका करियर पूरा उन्होंने दिया है समाज को संगठित करने में, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं परिसंघ की तरफ से, तो इनका भी अपना एक दायित्व रहेगा कि पार्टी का विस्तार, संगठन का विस्तार आज उन प्रदेशों में दोबारा वही स्वरूप हमारा बने और संगठन में जिम्मेदार लोग जो अच्छा काम कर सकते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उन लोगों को जोड़ा जाए। तो साहब, लगातार बहुजनों की आवाज़ कई दशक से आप उठा रहे हैं और वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, उसको आप जारी रखेंगे? क्या आपसे पूछ रहे हैं? देखिए, इसमें जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो विज़न है वो पूरा समाजवाद को उनका वो अवतरित करते हैं व्यवहारिकता में। जब हमारी समाज की बेटी हाथरस के अंदर उसके साथ रेप करके उसकी हत्या हुई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश के लोगों ने पुलिस की लाठी खाते हुए देखा। पहले व्यक्ति हैं, पहले राजनेता हैं जिनको लाठी खाते हुए पूरे देश ने देखा। उसके बाद अभी जब राजेंद्रपाल गौतम का इशू आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेलीफोन मेरे पास आया कि हर आदमी को 22 प्रतिज्ञाएं, उसका धर्म, एक हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का अधिकार है। 22 प्रतिज्ञाएं अगर वो पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उनकी पार्टी उनको सहयोग नहीं कर रही है राजेंद्रपाल गौतम को, तो आप उनको कहो कि हमारा भरपूर सहयोग राजेंद्रपाल गौतम के साथ है। और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, तब मैं राष्ट्रीय सचिव था, आज मैं राष्ट्रीय महासचिव बना हूँ, तो राष्ट्रीय सचिव के रूप में आपने देखा कि मैं राजेंद्रपाल गौतम के उस समय आंसू पूछ रहा था जब वो अपने घर पर बात करते करते भावुक हो गए थे, तो मैंने उनको ढांढस बजाया और पूरे एनडीटीवी ने, इंडिया टीवी ने, सारे नेटवर्क ने उसको दर्शाया। और जब परसों रैली हो रही थी तो रैली का आपने देखा होगा कि पूरा संचालन, आपने मीडिया के लोग साक्षी हैं, किस तरह मैं भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, लोगों को किस तरह लेकर के हम लोग 26 अलीपुर रोड तक पहुंचे हैं। तो हमने राजेंद्रपाल गौतम को इसलिए नहीं कि वो एमएलए है आम आदमी पार्टी के, इसलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का मामला था, बाबा साहब की ये प्रतिज्ञाओं का इशू था, इसलिए हमने समर्थन किया। कोर्स को किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी प्रवक्ता ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी भी एक भी आदमी ने राजेंद्रपाल गौतम को समर्थन नहीं दिया। इस पर हमारे मेरे ख्याल है नागपाल जी ने, हमारे जो है वैभव जी ने बहुत सारे सवाल पूछे, उन्होंने उसका जवाब दिया कि राजनीतिक किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन सौभाग्य से वो आज भी आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं और वो अभी उन्होंने उससे इस्तीफा नहीं दिया। तो समाज ने जो समर्थन दिया है या देश ने समर्थन दिया है,
वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए दिया है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उसी दिन मुझे आदेश किया कि इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी को इस कॉज पर आज समर्थन दीजिएगा। भैया वर्तमान समय रुक जाओगे, रेली थोड़ी हो रही है। वर्तमान समय में जो देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, आपको लगता है कि आप इस प्रकार से जो भाईचारे की बात कर रहे हो, आप दलितों को, मुसलमानों को, जो कमेरा वर्ग का जिक्र आपने किया, जिसका जिक्र रामस्वरूप वर्मा करते थे और तमाम बहुजन नेता करते थे, ऐसे समय पे आप एक हिंदुत्व की राजनीति में उन सारे महापुरुषों का सपना साकार कर पाओगे या उस आंधी के सामने कहीं ठहर पाओगे? देखिए, ये विश्लेषण के हिंदुत्व के नाम पे ही बीजेपी को वोट मिल रही है, ये भी अपने आप में सही नहीं है। दौर चल रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी की बहुमत की सरकारें बन रही हैं और बहुत ताकत जनता ने दी, लेकिन जनता ने उनको ताकत इस विश्वास में दी कि जो आर्थिक मसले हैं उनमें समाधान होगा। एक तंगी 2012-13 से जो देश में आई थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, उसके बाद एक बड़ा मैंडेट जनता ने बीजेपी को दिया और उसमें जो बड़ी नाकामी है, आप देख रहे हैं अभी दृश्य उत्तर प्रदेश में भर्ती के लाखों अभ्यर्थी किस तरह से उनको जाना पड़ा, उनके लिए कोई तैयारी ज़मीन पे दिखाई नहीं दी। ट्रेन से लिपट कर, बसों पे चढ़कर, पैदल चलकर हमारे अभ्यर्थी, जो राष्ट्र को गर्व होना चाहिए कि इतने लोग आज काबिल हैं और अपने आप को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, उनका सम्मान नहीं कर पा रही सरकार। तो इस मसले पे चुनाव होता है, इसलिए जो आप कह रहे हो कि मूल स्वरूप देश का सेक्युलर है, आम आदमी इस देश का हिंसा नहीं चाहता, वो हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, वो देश के संविधान को समझता है, वह अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण चाहता है, वो बचाव चाहता है। ऐसी सरकार को चुनेगा जो मौलिक अधिकार उसको दिलाएगी। भूख, देश की जो बदनामी इस पे हुई है हंगर इंडेक्स पे, ये देश की सच्चाई भी है। ये भी आम आदमी सड़क पे जो रहता है वो जानता है, उसकी रोजी रोटी कठिन होती जा रही है, उसका गुजारा कठिन होता जा रहा है, परिवार का पालन वो नहीं कर पा रहा, जो स्थिति आर्थिक उसकी माली हालत 8 साल पहले थी वो आज नहीं है, वो सबको दिखाई दे रही है। इसलिए हमारा मुकाबला हिंदुत्व से के लिए नहीं, हमारा तो देश के लिए इन मुद्दों को लेकर हमें चलना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से, जिस ताकत से बीजेपी को चुना गया था और मौका जनता ने दिया, उसी ताकत से उसको नकार भी जनता देगी। एक सवाल है सर, आप चूँकि इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये सीतारमन ने कहा है कि डॉलर और रुपया में रेस, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है। हाँ, मोदी जी ने भी एक बार ये जिक्र किया था कि असल में सर्दियों में हम स्वेटर हम पहनते हैं, इस तरह की उन्होंने बात की थी कि क्लाइमेट चेंज भी असली नहीं है। तो अगर क्लाइमेट चेंज भी असली नहीं है और हमें सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि डॉलर जो है चढ़ रहा है या रुपया गिर रहा है, इस पर हमारा ही विश्लेषण, हमारी नज़र गलत हो, ये हो सकता है। सीतारमन जी की एक आध बात मान लीजिए ना, आप क्यों सवाल कर रहे हो? सवाल करना अलाउड नहीं है। एक आपके गठबंधन के भी लोग, नीतीश कुमार जो हैं वो सब लोगों से मिल रहे हैं, अखिलेश से भी मिले हैं, आप लोगों से बातचीत हो रही है, एक बड़ा गठबंधन की बात हो रही है 2024 से पहले, आपकी क्या भूमिका होगी राजनीति में? आप सबसे बड़े किसान नेता हैं इस देश में। राजनीति में सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं होती, सामूहिक हित की बात होती है और हमारी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं। हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो और देश को मजबूत करने के लिए गठबंधन भी बनाने पड़ते हैं। ये भी सोचना होता है कि राजनीतिक संभावनाओं को तलाश करके क्या हम रास्ता चुने कि वोटर को, मतदाता तक हमारी बात पहुंच सके, उसे वो बात हमारी पसंद आए। नीतीश जी की उसमें बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि एक मैच्योर परिपक्व लीडर हैं, उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहार में उन्होंने करके दिखाया है और बिहार के पिछड़ापन के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से एक लोगों का सहयोग उनको मिला बार बार मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको देश ने देखा है। मैं समझता हूँ कि एक प्रभावशाली चेहरा है और उनको साथ जोड़ करके हमें मजबूती मिलेगी गठबंधन के चेहरे के तौर पर। मैं समझता हूँ कि देश में जो अगला चुनाव होगा उसमें ये भी एक नाम है जिस पे देश को सोचना है। प्रभु जी, आप क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और आपके साथ जो नाम जुड़ा है विश्वविख्यात नाम बहन कुमारी मायावती जी का, आप उनके परिवार से, उनके सगे भतीजे हैं, क्यों उधर से इधर आए, क्या वजह थी और समाज को कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, क्योंकि 2012 से मैं लगातार बसपा से अलग होकर मैंने काम किया और सभी जगह काम करने के बाद, अपना संगठन बनाने के बाद, चुनाव में जाने के बाद और यहाँ तक पहुँचने से पहले मैंने देखा कि जिस मुद्दे पर फूले साहू अम्बेडकर जी के मुद्दे पर, मानव काशीराम साहब के संघर्ष के ऊपर
जो एक बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ, जिसको सभी बहुजनों ने मिलकर साथ मेहनत के बल पर यहाँ तक खड़ा किया, चलाया, सरकार बनाई। कहीं ना कहीं जो वो मुद्दे थे बहुजनों के, कहीं ना कहीं वो सत्ता की चौखट पर दम तोड़ते हुए दिखाई दिए। और जब सब तरीकों से हम लोगों ने अपना प्रयास किया, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, उन लोगों की बात को पहुंचाने का प्रयास किया जिन लोगों के कंधे पर चढ़कर हाथी विधानसभा के अंदर पहुंचा 2007 के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब बातों की अनदेखी की गई। जो मूवमेंट के सिपाही थे, जो बाबा साहब के सिपाही थे, उन लोगों को सुनने का मौका नहीं मिला, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। और उसी दौरान हम लोगों ने देखा कि